हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का दो सवाल मैं आप लोगों को बता दी हूँ। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन थर्ड सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन थर्ड में आपको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। और किस विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन थर्ड का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग 12 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 है अंतिम अंक, तो ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 2 यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 3 किससे कटेगा? 3 तो 2 से कटता नहीं है, तो 3 अभाज्य संख्या है, अपने आप से कटेगा। तो यहाँ 3 से 3 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम 15 को निकालते हैं। 15 है, यहाँ देखेंगे 15 अंतिम अंक 5 है, तो ये तो हमारा 2 से कटेगा नहीं, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 बचे 15। अब 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो 5 अपने आप से कटेगा, तो 5 लिखेंगे। 5 से 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब हम 21 को लेते हैं, तो 21 को लिखेंगे यहाँ पे और देखेंगे ये भी हमारी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम 3 पे जाएंगे। तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 से 21 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो 7 भी किससे डिविजिबल होगा? 7 से। तो 7 से 7 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है? सबका अभाज्य गुणनखंड एक एक करके हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ 12 का कितना आया है? 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही 15 को 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। अब हमको इसी सवाल से हमको एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ? तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? देखिए एचसीएफ वह संख्या होती है जो तीनों में होती है। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। देखिए इसमें 2 है, इन सब में कहीं 2 नहीं है। फिर देखेंगे इसमें 5 है, कहीं इन दोनों में 5 नहीं है। लेकिन देखेंगे आप 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है? तो देख रहे हैं 3 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? तीनों में है। तो जो संख्या हमारी तीनों में है वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा? इन तीनों को मिलाकर हम एक बार लिख देंगे। ये हो गया एचसीएफ। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ हम लिख देते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह होता है जो हमारा एचसीएफ आया होता है वह तो हमारा एलसीएम में होता ही होता है, लेकिन जो संख्या बच जाती है उसको भी हम गुणनफल के रूप में लिख करके उसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 हो गया, 3 हमारा एचसीएफ था, 3 लिख लिए। और जो संख्या बच गई है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 में 7 का
पूरा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था, तो हम लोग दोनों फाइंड कर दिए। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, ये तो अभी 3 दिया है, 4 भी दे सकता है, 5 भी, कितनी भी बड़ी संख्या, ये रूल यही है लगाने का। तो आप लोग इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका थर्ड का पहला सवाल। अब इसी का मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। आपको 17 का, 23 का और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम 17 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17 एक हमारी प्राइम नंबर है, तो 17 क्या होगा, अपने आप से कटेगा, तो 17 लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 23, यहाँ 23 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 23 भी अपने आप से कटेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर 29 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी अपने आप से कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 17 इक्वल टू 17, 23 इक्वल टू 23। आप इसको 1 को भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ 1, या ऐसे यहाँ 29, तो 29 इंटू 1। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि 17, 23 और 29। अगर आप लोग यहाँ से अगर 1 हटा देते तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती, कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती। लेकिन आप लोग जब भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग को कि कोई भी संख्या कॉमन ना मिले तो आपका एचसीएफ क्या होता है, आपका एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। अब आपको इसी संख्या का क्या निकालना है, यहाँ आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो यहाँ एलसीएम लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब 17 का मल्टीप्लाई हमको 23 में पहले कर देना है, फिर जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई हम 29 में कर देंगे। तो 3 सते 21 हासिल 2, 3 एकम 3, 2 5, 2 सते 14 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 1 9 और 3, इतना आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसका मल्टीप्लाई हमको 29 में करना है। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग 29 में करेंगे। तो 391 का मल्टीप्लाई हम 29 में, 9 एकम 9, 99 81 हासिल 8, 9 3 27 और 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, तो 9 3, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 का 3 हासिल 1, 7 3 10, 1 हासिल 11। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 33 9, 11 33 9, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आपका था ये दूसरा सवाल, आपका एलसीएम आ गया और आपका एचसीएफ आ गया। अब मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन बताती हूँ। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है 8 9 और 25। 8 9 और 25। अब 8 9 और 25 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ 8 लिखेंगे तो 2 चौको 8, 2 से कट जाएगा
फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ हम 9 का करेंगे तो 9 देख रहे हैं, ये तो 2 से कटेगा नहीं तो यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 एक प्राइम नंबर है तो यहाँ 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 25, ये ना हमारा 2 से डिविजिबल होगा, ना 3 से, ना 4 से। देख रहे हैं अंतिम मतलब यूनिट डिजिट क्या है 5 है तो ये किससे होगा डिविजिबल 5 से। तो 5 5 जा 25 और 5 प्राइम नंबर है अपने आप से कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आया है अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड यहाँ 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे। ऐसे ही 9 को 3 इंटू 3 लिख देंगे। अब 25 को लिखेंगे 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। यहाँ से आप लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या तीनों में मिल रही है वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। देखते हैं 2, इन दोनों में 2 नहीं है, 3 इसमें और इसमें 3 नहीं है। अब देखते हैं 5 इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो इसमें तो हमको कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है। तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं मिलेगी तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ इक्वल टू कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा जब भी जिस संख्या का हमारा एचसीएफ 1 आता है तो जो नंबर दिया रहता है अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। कब? जब आपका एचसीएफ 1 दिया होगा तब। अगर वो उस संख्या का ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ 1 आया है तो हम 8 गुणे 9 गुणे 25 कर देंगे तो 8 9 72 और 72 का गुणा किस में कर देंगे 25 में कर देंगे। तो 72 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 सत्ते 35 1 36, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 तो कितना हो जाएगा 0, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 1। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। तो देखिए आपका था ये क्वेश्चन थर्ड में आपका 3 सवाल दिया था तो आपका एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन 4 है कि एचसीएफ 2 संख्या दिया है, 2 संख्या का एचसीएफ दे दिया है 9 और उसका क्या कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिस संख्या का एचसीएफ दिया है 9 और उसी संख्या का ही आपको क्या निकालना है एलसीएम दे दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4। तो 2 संख्या कौन कौन दिया है 306 और 657। तो यहाँ आपको दे दिया है 2 संख्या का एचसीएफ। तो पहली संख्या लिख दीजिएगा दिया है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर ज्यादा नंबर देते हैं। तो क्या दिया है पहली संख्या बराबर कितना दिया है 306 दिया है। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या कितनी दी है, दूसरी संख्या आपको दी है 657 और इन दोनों ही संख्याओं का आपको एचसीएफ कितना दे दिया है 9 दे दिया है। आपको इसी संख्या का क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। तो लिख दीजिएगा कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको एलसीएम
ज्ञात करना है। तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं, लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो दिया है पहली संख्या, तो हमको पहली संख्या दे दी है, तो पहली संख्या कितनी दी है, तो पहली संख्या के प्लेस पे हम 306 रख देंगे। तो यहाँ 306 फिर गुणे दूसरी संख्या, हमको दूसरी संख्या कितनी दी है, 657 दिया है, इक्वल टू एचसीएफ हमको इसका कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। तो यहाँ हम 9 रख देंगे और हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो जो हमको फाइंड करना है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ऐसे इसको नोट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ इक्वल टू के इधर ये जो 9 है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जब हम इसको इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इन संख्याओं को काटेंगे, तो देखते हैं किससे कटता है। 3 से काटते हैं, 3 तरीके 9, फिर 3 एक कम 3, 0 बढ़ा देंगे और 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, फिर 3 तरीके 9 और 3 चौको 12। तो कितना यहाँ पे आया, 34 गुणे 657। क्या आया, 34 गुणे 657। अब नीचे 1 आ गया, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या अगर हम 1 से भाग देंगे तो सेम वही संख्या आएगी, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। तो यहाँ 657 का गुणा हम 34 में कर देंगे, तो 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पचे 20, 2 22 हासिल 2, 4 छके 24 और 24 दो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 हासिल 1 और 3 छके 18, 1 19। तो कितना आ जाएगा, 8 3 7 6 13 हासिल 1, 9 2 11, एक हासिल जोड़ देंगे तो 12, 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2। तो कितना आ जाएगा, 22 33 और 8। ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और हमको क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ही ज्ञात करना था। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 22 33 8। तो ये है आपका क्वेश्चन 4। अब मैं आप लोगों को ऐसे ही 1.2 आज खत्म कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन 5 बता रही हूँ। अब क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n मीन 6 पे पावर n दिया है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करना है कि अगर कोई भी प्राकृत संख्या n हो, कितना दिया है इसमें, 6 पे पावर n दिया है। कितना दिया है, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका 5। 6 पे पावर जो n है, कह रहा है कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए यहाँ तो सवाल में आपको 6 पे पावर n दे दिया है, लेकिन आपको सवाल में कुछ भी दे सकता है, 12 पे पावर n, 10 पे पावर n, आपको कुछ भी दे सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को जब एक बता दूंगी तो आप लोग ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि
लिखेंगे आप लोग, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। आप लोग ऐसे ही डिटेल में लिखिएगा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। 2 गुणे 5 मीन्स आप क्या समझ रहे हैं? मान लीजिए न अकेले 2 आए और न अकेले 5 आए, दोनों क्या होना चाहिए? साथ में आना चाहिए। 2 गुणे 5 क्या होना चाहिए? उसका गुणनखंड करने पर दोनों साथ में आना चाहिए। 2 गुणे 5 साथ में आना चाहिए। तो हमको 6 पे पावर n दिया है, तो लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 3। यहाँ पे क्या आया? 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 आया है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया है। चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया है, अर्थात क्या पूछ रहा था? 0 पर समाप्त नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या लिख देंगे हम लोग? 0 पर समाप्त, तो अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। यहाँ देखिए सवाल में हमको किस फॉर्म में आना चाहिए? 2 गुणे 5 के फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन हमारा 6 का गुणनखंड 2 तो आया है, लेकिन इसके साथ 5 नहीं आया है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये था आपका क्वेश्चन 5। ऐसे आपको डिटेल में लिखना है।
जब तक आप ऐसे लिखेंगे नहीं तब तक एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन 6 बताती हूँ। क्वेश्चन 6 क्या है? सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब आपका क्वेश्चन 6 है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो देखिए, आपको मैं इसके पहले जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं आप लोगों को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताई थी। तो चलिए मैं एक बार और बता देती हूँ भाज्य संख्या क्या होता है। बस वैसे ही बस रिकॉल करवा देती हूँ। भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो कई लोग जानते होंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सभी क्या है? देखिए, जैसे ये सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, और ये देखेंगे आप लोग 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। जब आप लोग देखिए 2 से अधिक बार में जो संख्या कटने लग रही है, 2 से अधिक बार जो कट रहा है वो क्या होगा? आपका भाज्य संख्या होगा। जो सिर्फ 2 ही बार में कट रहा है, 2 ही संख्या से कट रहा है तो उसे क्या आप बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो ये बस आपको रिकॉल करवाना था, मैं बताई हूँ इसको। तो ये क्या है? क्वेश्चन 6 है। तो क्वेश्चन 6 में आपका सवाल क्या दिया है? 7 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब इसको सॉल्व करना है। एक और इसमें दिया है 7 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। आपको इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे इसे आप लोग सॉल्व करेंगे? देखेंगे यहाँ 13 देखेंगे, यहाँ 2 बार दिया है तो 13 को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो 13 को यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा, गुणे 11 गुणे, और कॉमन लेना मीन्स भाग देना। अगर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 13, फिर 7 इंटू, अब 11 का मल्टीप्लाई 1 में 11 प्लस 1 13, 11 7 जा 77 प्लस 1। अब यहाँ 13, यहाँ किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। अब 77 में 1 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर 1 को हम लिख देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक भाज्य संख्या है। क्या लिख देंगे? भाज्य संख्या है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। दोनों सवाल एक ही में दिया है तो यहाँ से देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन लेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू, यहाँ 5 से
5 कॉमन लिए हैं तो क्या बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। अब यहाँ 5 7 छक्के 42 और 42 से कम 42। अब देखेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24 प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे 42 का गुणा हम 24 में कर देंगे, तो 42 का गुणा हम 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 8 6 4 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10। हमारा कितना आ गया 1008 आ गया, हमारा 1008 आ गया और प्लस 1। तो यहां से क्या करेंगे, यहाँ किसका साइन है, यहाँ बीच में किसी भी कोई भी साइन नहीं दिया है, तो जब कोई साइन नहीं दिया होता है तो किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 1008 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब 1009 हो गया तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। तो आपका था ये क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का ये सॉल्यूशन है, देखिए बहुत इजी तरीके से लगा है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ आपका एक क्वेश्चन और बचा है, तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन 7 भी सॉल्व करवा देती हूँ, तो आज आप लोगों का ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलती हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कैसा, देखिए किसी खेल का मैदान है, खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मीन्स गोले के टाइप का। तो यहाँ एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ क्या है वृत्ताकार पथ है, पथ मीन्स रास्ता, वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है कितना मिनट लेती है। देखिए ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है और सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को कितना मिनट लगता है, जहां से ये स्टार्ट कर रहा है वहीं से ये भी, तो इसको कितना मिनट 12 मिनट, 12 मिनट लग रहा है। देखिए ये एक ही स्थान और एक ही समय से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, जब इसमें आप लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, जब आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी होती है तो आप लोग एलसीएम से सॉल्व कीजिएगा। तो जब आपको अधिकतम दूरी कहे तो आप लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सोनिया नाम की जो लड़की है वो 18 मिनट में और जो रवि नाम का लड़का है वो कितने मिनट में चक्कर को पूरा कर रहा है 12 मिनट में। तो यहाँ लिखिएगा 18 और 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 18 का और 12 का 2 9 18
अब 9 किससे कट जाएगा, 3 से, 3 3 जा 9, और यहाँ 3 से, यहाँ 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, और फिर यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ देखेंगे 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो संख्या दोनों में कॉमन मिल जाए उसमें से एक को लिख देते हैं, और जो संख्या बच जाती है उसको भी हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो कौन सी संख्या है, एक तो 2 है दोनों में और एक 3 है, तो इन दोनों को मिलाकर हम सिर्फ 1 2 को लिख देंगे, और ये जो 2 बार 3 दिया है उसको भी हम 1 बार लिख देंगे। अब क्या क्या बच गया है, एक 3 बच गया है और एक 2 बच गया है, तो इसको भी हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36। तो सोनिया और रवि कितने मिनट में इस चक्कर को पूरा करेंगे, 36 मिनट में। तो दोस्तों आप लोगों को था ये एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में आपका 7 सवाल थे, 7 सवाल को मैं आप लोगों को अच्छी तरह से इजी तरीके से सॉल्व करवा दी हूँ। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देखे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।